Hello students. So today we are going to start with the new concept of a coordinate covalent bond, and also we will be doing today molecular orbital theory, which is very important. Two or three topics of this unit are left, and these all topics are very important for your exam point of views, not only for subjective exams but also for objective exams. The topics are coordinate covalent bond और dative bond, जिसके बारे में हम अभी करने जा रहे हैं। साथ में मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड और उसके टाइप्स वगैरह ये हम सब पढ़ेंगे। तो आज देखते हैं हम जितना कर पाते हैं उतना करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। व्हाट इज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के कई नेम हैं। इसको हम डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं, डेटिव बॉन्ड भी बोल देते हैं इसे हम सेमी पोलर बॉन्ड भी बोल देते हैं, और इसे हम को आयनिक बॉन्ड भी बोल देते हैं। बहुत सारे नेम्स हैं। किसी भी नेम से आपसे डेफिनेशन पूछ ले तो आप ये बता सकते हैं इसमें। तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है इसका मेन नेम है। इसके अलावा डेटिव बॉन्ड, सेमी पोलर बॉन्ड, को आयनिक बॉन्ड, ये इसके नेम्स होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड आपको पता है क्या होता है। उसमें जो नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होती है जब, तो आप क्या देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ H2 मॉलिक्यूल का। अब इसमें हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसे ही दूसरे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। दोनों हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। ये हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लेता है। इसी तरह से ये वाला हाइड्रोजन इस पहले वाले हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करके ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लेता है, और इनके बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है, जिसको हम नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्ड बोल देते हैं। अब ओवरलैपिंग आपको बताई थी। सिग्मा बॉन्ड जो है 2s s ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से, ss ओवरलैपिंग से भी बनते हैं, sp ओवरलैपिंग से भी बनते हैं, pp ओवरलैपिंग से भी बनते हैं। तो वो सब आपको मैंने बताया था। लेकिन जो pp ओवरलैपिंग से, pz ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, उनके अंदर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग सबसे ज़्यादा होता है, तो उनकी सिग्मा बॉन्डिंग सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। क्योंकि p ऑर्बिटल्स डायरेक्शनल नेचर के होते हैं, तो ओवरलैपिंग रीजन जो होता है आफ्टर ओवरलैपिंग वो ज़्यादा बनता है। इसी वजह से हम उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मानते हैं। s ऑर्बिटल्स, क्योंकि हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल्स की कोई डायरेक्शन नहीं होती, इस वजह से इनके सिग्मा बॉन्ड्स थोड़े से वीक बनते हैं। तो वो कोवलेंट बॉन्ड्स के टाइप्स थे, सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड एंड पाई कोवलेंट बॉन्ड्स, वो अलग अलग केसेस थे। मेन चीज आपको ध्यान रखनी है कि नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड जो होता है उसमें दोनों एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करते हैं म्यूचुअली, एंड दे फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड, दैट इज अ कोवलेंट बॉन्ड। ये होता है। अब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज आल्सो अ कोवलेंट बॉन्ड। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। इट इज द स्पेशल टाइप ऑफ covalent bond in which both the electrons of shared pair goes from वन सिंगल एटम। इसमें क्या होता है कि बोथ द इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड पेयर के एक ही एटम से जाते हैं, ये चीज इसमें ध्यान होती है। और डिस्ट्रीब्यूट दोनों में इक्वली होते हैं। जैसे आप अमोनिया लिखते हैं यहाँ, और आप H पॉजिटिव के साथ इसकी कॉम्बिनेशन करने जा रहे हैं, तो क्या होगा, जो अमोनिया है यहाँ पर अपने दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसके, ये H पॉजिटिव को दे देगा। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की। ये रिप्रेजेंटेशन है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की, एरो, जिसमें जो एरो की टेल है वो है इलेक्ट्रॉन रिच साइड की तरफ। जो एरो की टेल है वो तो कहाँ है, इलेक्ट्रॉन रिच साइड की तरफ। और जो एरो का हेड है वो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड की तरफ, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपको पहुंचाने हैं।
उस तरफ दिखाना है आपने। तो यही किया है हमने, यहाँ पर एरो की जो टेल रखी है वो इलेक्ट्रॉन रिच साइड की तरफ रखी है और हेड जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड की तरफ रखे हैं। तो ये जो अमोनियम आयन बनता है इसमें एक जो हमारे पास बॉन्ड होता है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है। इसके ऊपर पूरी यूनिट है अगले साल आपकी +2 में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, वो पूरी यूनिट इसी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड है। इनके अंदर कम्प्लेक्सेस बनते हैं, उन कम्प्लेक्सेस की हाइब्रिडाइजेशन, उन कम्प्लेक्सेस की शेप्स वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग वो सब चीज़ें आप वहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर तो सिर्फ डेफिनेशन आप इसकी पढ़ रहे हैं। तो स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे दोनों एटम्स के बीच में, इस नाइट्रोजन में और इस हाइड्रोजन में, ये दोनों आपस में शेयर करेंगे। नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड में हर एटम का एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करके ड्यूप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट करता था, लेकिन यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम से जाते हैं। जैसे यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन से जा रहे हैं टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन। अब H पॉजिटिव में गए क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन अब यहाँ पर वैकेंट था, ये 1s0 था H पॉजिटिव, तो इसमें जब इलेक्ट्रॉन दोनों जाएंगे तो इनके बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे। तो ये हमारे पास डेटिव बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई। ऐसे ही आप एग्जाम्पल देखें हाइड्रोनियम आयन का, तो वाटर में ऑक्सीजन पे जो 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये एसिड के प्रोटॉन के साथ जो रिएक्ट करता है तो हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन करता है। अब यहाँ बोथ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द ऑक्सीजन इक्वली जो है एक साथ H पॉजिटिव को जाएंगे एंड डिस्ट्रीब्यूट दोनों के बीच में होंगे, ऑक्सीजन के बीच में भी और हाइड्रोजन के बीच में भी। तो हमारा जो बॉन्ड बनेगा वो ऐसे बनेगा, HOH और ये H इस तरह से दिखाएंगे और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमारा जो बना है दैट इज हाइड्रोनियम आयन, इसकी फॉर्मेशन हुई है H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव की। सबने देखा हुआ है, पीएच रिप्रेजेंटेशन करते हो तो आप यही लिखते हो -log ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, नेगेटिव log ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, ये आप इक्विलिब्रियम में देखेंगे। तो इसे हम डेटिव बॉन्ड बोलते हैं। इसकी रिप्रेजेंटेशन यही है, या तो आप इस एरो से रिप्रेजेंट कर दो या फिर आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, प्लस माइनस। जो इलेक्ट्रॉन रिच साइट है जहाँ से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे वहाँ पर तो प्लस आ जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगी, और जहाँ पर आप एरो से इलेक्ट्रॉन पहुँचा देंगे वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट साइट जो इलेक्ट्रॉन रिच में बदल जाएगी, वो ऐसे दिख सकते हो। अब जैसे आपको याद होगा आपने ओजोन का फॉर्मल चार्ज निकाला था, तो आपका ऑक्सीजन ये स्ट्रक्चर था ओजोन का, आपका ऑक्सीजन नंबर 1 पर जो है ना फॉर्मल चार्ज प्लस आया था 1, और इस ऑक्सीजन नंबर 3 पर जो फॉर्मल चार्ज आया था आपका वो -1 आया था। ठीक है, तो ये प्लस माइनस सिंबल जो है ये भी डेटिव बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है ओजोन के अंदर। ये वाला जो सिंबल है, ये वाला जो बॉन्ड है, प्लस और माइनस वाला जो बॉन्ड है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये डेटिव बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये इस तरह से था, एक ऑक्सीजन नंबर 1 पर फॉर्मल चार्ज +1 था और ऑक्सीजन नंबर 3 पर फॉर्मल चार्ज -1 था। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये भी डेटिव बॉन्ड की रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर। ऐसे ही आपने नाइट्रेट का बनाया था, नाइट्रेट। अब इसमें आप या तो इस बॉन्ड को ऐसे दिखा लो या फिर इसको आप ऐसे भी दिखा सकते थे, डेटिव बॉन्ड था ना ये, तो आप इसको ऐसे दिखा सकते थे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स और ये 2 4 6। कहने का मतलब ये है डेटिव बॉन्ड की 2 रिप्रेजेंटेशन है, एक तो ये है जिसमें आप ये चीज़ दिखाते हैं एरो, या फिर आप ऐसे भी दिखा सकते हैं प्लस माइनस से। ठीक है ना, जो फॉर्मल चार्जेस का कंसेप्ट था, तो ये आपने प्लस माइनस को आप इस तरह से भी एरो की मूवमेंट से भी शो कर सकते हैं। इसको मैं अलग कलर से शो कर देता हूँ ताकि आपको पहचान हो जाए आपके डेटिव बॉन्ड की। तो ये आपका डेटिव बॉन्ड जो है ये बनेगा यहाँ से इस तरह से, दिस इज योर डेटिव बॉन्ड। आपको नाइट्रेट का भी याद होगा। नाइट्रेट में क्या करते हैं आप, जब फॉर्मल चार्ज निकालते हैं तो N डबल बॉन्ड O, तो आपके पास एक ऑक्सीजन पर नेगेटिव आता है फॉर्मल चार्ज, इनफैक्ट 2 ऑक्सीजन पर नेगेटिव फॉर्मल चार्ज आता है। तो इनमें से एक जो बॉन्ड है प्लस माइनस वाला वो आपका डेटिव बॉन्ड है यहाँ पर।
जो आप एक नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड है जिसमें प्लस और एक ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ये जो है ये डेटिव बॉन्ड है यहाँ पर। इसकी अगर आप रिप्रेजेंटेशन दिखाएं तो आप डेटिव बॉन्ड से भी दिखा सकते हैं नाइट्रेट आयन की। ये N डबल बॉन्ड O हो गया, ये इधर एक ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज हो गया, और ये वाला जो है आप यहाँ डेटिव बॉन्ड दिखा सकते हैं। इसको आप रिप्रेजेंट करके अगर दिखाएं तो ऐसे दिखा सकते हैं। ये ऑक्सीजन जो है आपकी डेटिव बॉन्ड वाली ऑक्सीजन हो गई। इनके इलेक्ट्रॉन्स फिर आप अपना पूरा कर सकते हैं यहाँ से। ये 2 और 2 4, ये 6 और ये 2 4 एंड 6। तो ये इसमें ध्यान रखना है आपको, ठीक है जी। तो ये डेटिव बॉन्ड के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने है कि डेटिव बॉन्ड क्या होता है। इसको अदर नेम्स भी ध्यान रखने हैं। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, तो इसका मेन नेम है ही डेटिव बॉन्ड। सेमी पोलर बॉन्ड, को आयनिक बॉन्ड। सेमी पोलर बॉन्ड से याद रखेंगे ये प्लस माइनस वाला सिंबल। पोलर बॉन्ड में दो पोल, एक पोल ही तो बनता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का। तो ये यहाँ से आप सेमी पोलर बॉन्ड से ये समझ सकते हैं कि इसमें प्लस और माइनस साइन भी आ सकते हैं। तो ये हमारा डेटिव बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपनी थ्योरी की, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, आइए इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसको हम MOT के नाम से भी जानते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सब्जेक्टिव में भी इसके ऊपर अच्छा 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आपको जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाने जाने वाले हैं अब यहाँ पर। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते कैसे हैं? सबसे पहली बात, जो इसका मेन पोस्टुलेट है इस थ्योरी का, वो यही कहता है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं आर फॉर्म्ड बाय molecular orbitals are formed by linear combination of atomic orbitals. Linear combination of atomic orbitals, इसे हम LCAO के नाम से जानते हैं। लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इसे हम LCAO के नेम से भी जानते हैं। ठीक है जी। अब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैसे होता है? देखिए, ऑर्बिटल्स जो होते हैं ये, अब आपकी स्ट्रक्चर ऑफ एटम की नॉलेज यहाँ पर है। ऑर्बिटल्स रिप्रेजेंट करते हैं एक वेव फंक्शन को, वेव फंक्शन को। ठीक है जी। अब वेव फंक्शन यानी कि वेव को रिप्रेजेंट करता है, और वेव के 2 साइन होते हैं, प्लस साइन और माइनस साइन। अब आपके पास सपोज कर लीजिए कि 2 ऑर्बिटल्स हैं और 2 pz ऑर्बिटल्स हम यहाँ पर लेकर चलते हैं। ये एक हो गया आपके पास ऑर्बिटल, और एक आपके पास ऑर्बिटल हो गया ये 2 सेम p ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास। सपोज कर लीजिए ये भी pz ऑर्बिटल है और ये भी pz ऑर्बिटल है। अब इनके अंदर सिंबल्स आते हैं, इनके अंदर साइन जो आएंगे वो 2 साइन आते हैं, माइनस और प्लस, माइनस साइन और प्लस साइन। अब 2 पॉसिबिलिटीज हैं। देखिए, इंटरफेरेंस क्या होता है? एक फिनोमिना होता है फिजिक्स में, उस फिनोमिना को बोलते हैं इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब होता है द फिनोमिना ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। ये आप फिजिक्स में भी पढ़ेंगे कि एक वेव दूसरी वेव के ऊपर जो है ऐड ऑन होती है, इंटरफेयर करती है। इंटरफेरेंस का मतलब दखल अंदाजी।
जैसे आप रेडियो एफएम की बात कर लें, कई बारी आप 98.3 एफएम सुन रहे हैं, लेकिन आपको साथ साथ जो है ना कोई नियर बाय 97.4 एफएम वाले की भी आवाज़ सुनाई देती है। कई बार ऐसा जो है आप एफएम जब सुनते हैं तो होता है, आपको दूसरे चैनल की आवाज़ भी जो है पहले वाले में मर्ज होकर आती है। वो होता क्या है बेसिकली, जो एफएम रेडियो वेव्स हैं उनकी इंटरफेरेंस हो जाती है कई बार नियर बाय फ्रीक्वेंसीज पर जब वो वेव्स आ जाती हैं तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर ऑर्बिटल्स के केस में होता है। अब ये जो पीजेड है ये एटॉमिक ऑर्बिटल है एक एटम का, ऐसे ही ये जो दूसरा पीजेड है ये भी क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है दूसरे एटम का, आइदर सेम और डिफरेंट। ठीक है, अब होगा क्या, जब इसमें प्लस वाले साइन के आगे प्लस वाला साइन आपस में ऐड ऑन होंगे ये, तो हमारे पास जो सिचुएशन अराइज होगी वो बॉन्डिंग की सिचुएशन अराइज होगी। यानी कि प्लस के सामने प्लस सिंबल जब आ जाएगा वेव फंक्शन का, तो इनके बीच में जो ओवरलैप होगा उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पैटर्न आ जाता है हमारे पास। तो जो ऑर्बिटल हमारे पास अब बनेगा, ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे तो 2 ही मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। ये अभी मैं आपको पोस्टुलेट में बताऊंगा भी सही बात। अब ये प्लस के सामने जब प्लस आया तो इन दोनों के बीच में जो ओवरलैप हुआ वो इस तरह का ओवरलैप हुआ कि दोनों आपस में बड़ा इफेक्टिवली ओवरलैप कर गए, और यहाँ पर जो है ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का रीजन बन गया। और ये हमारे पास जो है इसका माइनस प्लस प्लस माइनस, इसके जो रिजल्ट आए हमारे पास उसमें जो ओवरलैप है ये, दिस ओवरलैप इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप। दिस इज द केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये जो सिचुएशन है ये फॉर्म करती है बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। क्या चीज बनाती है ये सिचुएशन, ये बनाती है बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ये बॉन्डिंग को सपोर्ट करती है सिचुएशन। ठीक है, अब दूसरा केस क्या अराइज होता है कि प्लस के सामने दूसरे वेव फंक्शन का माइनस आ जाए, तो उस केस में ओवरलैपिंग होने की संभावनाएं बिल्कुल 0 हो जाती हैं। मतलब इसके और इसके बीच में अब ओवरलैपिंग नहीं होंगी। यानी कि क्या होगा, अब माइनस प्लस और ये माइनस ये प्लस, तो इसके बीच में जो ये रीजन आएगा, ये जो बीच में जो रीजन आएगा अब ये रीजन है 0 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का रीजन, क्योंकि ओवरलैपिंग तो हुई नहीं। और इस 0 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के रीजन को हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। ऐसा आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर भी देखा है। दिस इज द केस ऑफ डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। ये किसका केस बनता है हमारे सामने, ये केस बनता है स्टूडेंट्स डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप का केस। और ये जो केस है ये सपोर्ट करता है एंटी बॉन्डिंग की स्टेज को, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल को, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन। तो देखिए 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं हमारे सामने और 2 ही मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात जो बनती है मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में कि नंबर ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड, क्योंकि मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनते कैसे हैं, बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से बनते हैं। तो नंबर ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, एमओज फॉर्म्ड आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब आपके सामने है, देखिए 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए थे एंड 2 मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बने हैं। एक जिसमें कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग हुई है, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग की वजह से बॉन्डिंग हुई है। और बॉन्डिंग कैसे पता चली, क्योंकि दोनों ऑर्बिटल्स एक दूसरे को ओवरलैप कर गए एंड बीच में रीजन ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का रीजन बना हमारे सामने। दिस इज द रीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड जो ऑर्बिटल बना दैट इज बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। और एक जब
एक ऑर्बिटल का वेव फंक्शन और दूसरे ऑर्बिटल के वेव फंक्शन के साइन अपोजिट हुए, प्लस के सामने माइनस आया तो बीच में ओवरलैपिंग रीजन जीरो हो गया, तो रीजन ऑफ जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नोड बन गई हमारे पास, वो डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप का केस हुआ, उसमें फिर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन हुई है। तो दोनों केसेस में सिग्मा बॉन्डिंग से दो ऑर्बिटल्स बने हैं, तो ये हमारे पास जो हो गया इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरे वाले को हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इनकी पहचान कैसे होती है, इनकी पहचान होती है सिंबल्स के साथ, जैसे हम बॉन्डिंग वाले को लिखते हैं सिग्मा पीजेड इस तरह से, और एंटी बॉन्डिंग वाला हायर एनर्जी का होता है उसे लिखते हैं सिग्मा स्टार पीजेड। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की पहचान है कि सिग्मा के ऊपर जो सिंबल आता है वो स्टार का सिंबल आ जाता है, ये पहचान है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की पहचान है सिंपल, आपने इस तरह से लिखना। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी बहुत ज़रूरी है, तभी हम कोई भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि जितने आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कराएंगे उतने ही आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेंगे। फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनने के बाद हम उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, जैसे कि हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर। तो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होती है, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन molecular orbitals is same as done in atomic orbitals। यानी कि वो जो रूल्स आप फॉलो करते हो, कौन कौन से रूल्स फॉलो करते हो, वो मतलब वो ऑफ-बाउ रूल एज इट इज चलता है, आपका पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एज इट इज चलता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भी इलेक्ट्रॉन भरते समय, जो कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स में भी आप करते थे। साथ के साथ आप एक रूल करते थे हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, वो भी एज इट इज चलेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते समय। तो ये रूल्स सेम रहेंगे आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते समय। ठीक है जी। तो जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करते हैं तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है जी। और फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में वो सेम होती है एज डन इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और वो सारे वही रूल्स फॉलो होते हैं जो कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हुए लिखे जाते हैं। बस यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बजाय कन्फिग्रेशन बन जाती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। प्लस हम जो भी मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे हम वहाँ पर उसकी सारी चीज़ें बताएंगे कि उसका मैग्नेटिक नेचर कैसा है, उसका बॉन्ड ऑर्डर कैसा है। तो हमारा मेन जो मकसद रहेगा यहाँ पर तीन चीज़ें बनाने का रहेगा। एक तो क्या रहेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, ये बनाने का रहेगा। ठीक है जी। और हमारे सिलेबस में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हैं वो हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के, जो सेम एटम्स को मिला करके मॉलिक्यूल बनते हैं। हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के हमारे पास जो है सिलेबस में नहीं है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने के बाद हमें उस मॉलिक्यूल की ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होती है, जो हमसे एग्ज़ाम में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। ये मैं आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूँ कि जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा। एक तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना होगा आपको, ये ड्रॉ करना होगा। एक इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फिर एक आपको उस मॉलिक्यूल का मैग्नेटिक बिहेवियर बताना होगा कि वो पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है, जैसा कि आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में एटम्स के केस में भी बताते हैं। एक आपको इसमें बॉन्ड ऑर्डर बताना होगा। ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर से हम उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन प्रेडिक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ molecule, which molecule is stable or not. Molecular orbital diagram of molecules
न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स का भी बना सकते हैं और मॉलिक्यूलर आयंस का भी आपको देखने को मिल सकता है। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के ही मॉलिक्यूलर आयंस का भी आप डायग्राम देख सकते हैं। तो आज मैं आपको सिंपल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम सबसे पहला बताता हूं H2 मॉलिक्यूल का। ठीक है, अब देखिए H2 मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं। ठीक है, वी हैव 2 हाइड्रोजन एटम्स। अब हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन होता है, अब मैं यहाँ पर एक हाइड्रोजन जो है यहाँ बनाता हूँ और उसका ये 1s ऑर्बिटल और उसमें एक इलेक्ट्रॉन। दूसरा हाइड्रोजन मैंने यहाँ बनाया, उसका 1s एटॉमिक ऑर्बिटल। दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आता है, ये आपको पता है। अब 2 1s ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करेंगे, वहां पर मैंने p ऑर्बिटल्स बताए थे। अब 2 1s ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करेंगे, ये 1s ऑर्बिटल हो गया एक हाइड्रोजन का और ये 1s ऑर्बिटल हो गया दूसरे हाइड्रोजन का। तो 2 पॉसिबिलिटीज अराइज होंगी। एक बार तो ये होगा कि दोनों के बीच में बॉन्डिंग होंगी बड़ी इफेक्टिव और ये ओवरलैप रीजन ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और एक केस बनेगा कि दोनों के बीच में बॉन्डिंग ना हो और बीच में जो रीजन आए वो नोड का रीजन आए, तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का केस आएगा हमारे पास। आप ध्यान से देखें, अब यहाँ पर एक और चीज अराइज होती है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं खास तौर पर बॉन्डिंग का, देखिए लाइन खींच दी मैंने यहाँ पर, ये थे हमारे 2 एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल एक हाइड्रोजन का, ये एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे हाइड्रोजन का। इनके कॉम्बिनेशन से 2 ऑर्बिटल्स बने। एक तो बना बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसमें दोनों ऑर्बिटल्स में बड़ा अफेक्टिव ओवरलैप हुआ और बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई, और एक हमारे पास बना एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसमें हमने बीच में रीजन दिखाया 0 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का नोड। तो आप देखिए कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी तो ये थी, ये रेड लाइन वाली। अब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या है, कम है, आप देख सकते हैं। और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ जाना पसंद करेगा, लोअर एनर्जी के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, क्योंकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से कम है। तो हम कह सकते हैं कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है ये स्टेबल होता है क्योंकि एनर्जी कम होती है इसकी, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो अनस्टेबल होता है। तो इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ जाना पसंद करेगा, हम भी कहाँ जाना पसंद करते हैं, स्टेबल स्टेट में। तो इलेक्ट्रॉन्स भी जो है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाना पसंद करेंगे जो कि स्टेबल ऑर्बिटल है, क्योंकि इनकी जो एनर्जी है वो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से लो होती है, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा होती है। तो हमेशा 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से। तो आइए अब यहाँ पर देखते हैं, ये हाइड्रोजन का 1s दूसरे हाइड्रोजन के 1s से जब कंबाइन हुआ तो ये एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना। ठीक है जी, इसको हम नाम दे देते हैं सिग्मा 1s, और एक जो है इसी के रिस्पेक्ट में क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसका नाम हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया भी था कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, और क्योंकि सिग्मा बॉन्डिंग से बने हैं तो इसलिए आगे हमने क्या लगाया है, सिंबल ऑफ सिग्मा। अब ये जो डायग्राम बेसिकली आप बना रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, ये डायग्राम एनर्जी लेवल डायग्राम होता है स्टूडेंट्स, ये एनर्जी को ही रिप्रेजेंट करता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम। और एनर्जीज जो हैं इसमें लो से ऊपर की तरफ ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी होता है, नीचे से ऊपर की तरफ जो है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी होता है इन एनर्जी लेवल डायग्राम्स के अंदर। तो ये हमारे पास 2 ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने हैं, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। अब नॉर्मल एटॉमिक ऑर्बिटल्स से सिग्मा 1s की एनर्जी कम है, तो ये कौन सा ऑर्बिटल हुआ, ये हुआ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और सिग्मा स्टार 1s की नॉर्मल एटॉमिक ऑर्बिटल से एनर्जी ज़्यादा है, तो ये कौन सा हुआ, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हुआ। तो अब 2 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होनी है स्टूडेंट्स। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे होगी, इलेक्ट्रॉन पहले कौन सी एनर्जी में जाएगा, लोअर एनर्जी के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएगा, अकॉर्डिंग टू विच रूल, अकॉर्डिंग टू
ऑफबाउ रूल। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आसानी से एक ऑर्बिटल में आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू विच रूल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है तो दोनों को आप सिग्मा 1s में डाल देंगे, तो सिग्मा स्टार 1s अब आपका यहाँ पर खाली रह जाएगा। और यही डिमांड भी है कि इलेक्ट्रॉन पहले जाना कहाँ चाहता है, लोअर एनर्जी के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो अब आपके पास एक काम हो गया, ये three things or 4 things. Out of these 4 things you have done one work, that you have drawn molecular orbital energy level diagram of this H2 molecule. आपका 1 मार्क्स हो गया यहाँ पर। अब सेकंड चीज़ के ऊपर आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, इसमें सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो आप इसको ऐसे लिखेंगे सिग्मा 1s2। जैसे आप नॉर्मल लिखते हैं ना 1s2 2s2 2p6, ये तो लिखते हैं आप किसमें, नॉर्मल आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में। यहाँ पर आप सिग्मा आगे लगा देंगे क्योंकि ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, तो सिग्मा 1s2 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी। अब क्योंकि आप देखें किसी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं आपके, कहीं पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब होते हैं तो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहती है वो रहती है डायमैग्नेटिक बिहेवियर हो जाएगा इसका। डायमैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला है यहाँ पर हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। NB का मतलब है यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और Na का मतलब है स्टूडेंट्स यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये आप इसमें देख सकते हैं, आप बॉन्ड ऑर्डर अगर आपने निकालना है तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2, और एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 0, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहाँ पर 2/2 आप करेंगे तो आपको जो है 1 मिल जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। जो बॉन्ड ऑर्डर मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, 2/2, दैट विल बी 1। तो ये आपके पास बॉन्ड ऑर्डर। तो ये इस तरह से आपने 4-5 इंफॉर्मेशंस जो हैं ये देनी है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम बना दिया आपने H2 का, फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने के बाद आपने इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दी, फिर आपने मैग्नेटिक बिहेवियर बता दिया। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता किसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में तो आप उसको पैरामैग्नेटिक बताते, अदरवाइज अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो डायमैग्नेटिक बताएंगे, और फिर बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर आपका जो है यहाँ 1 आया। 1 आने का मतलब इसके बीच में जो है हाइड्रोजन H2 के अंदर H और H के बीच में सिंगल बॉन्ड है। बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल भी आ सकता है, ठीक है, नेगेटिव नहीं आ सकता, और 0 आ गया तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप इसमें ध्यान रखेंगे। और जिस सब्सटेंस का बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। बाकी बॉन्ड ऑर्डर किन किन चीज़ों पर वेरी करता है ये तो आपको मैंने एक सिंगल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बताया है। आपको कॉम्प्लेक्स डायग्राम्स जैसे कि नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन के, अदर मॉलिक्यूल्स के फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। आज इसका स्टार्ट बहुत अच्छे से देखना है आपने, जो ये मैंने आपको बातें बताई हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से रिलेटेड, इनको बहुत अच्छे से देखने हैं, ठीक है ना। जैसे कि ये है कि जब प्लस के सामने प्लस साइन आता है तो बॉन्डिंग को फेवर करता है, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप होता है, ठीक है, और वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। अगर प्लस के सामने माइनस आता है तो ओवरलैपिंग नहीं होती, नोड बन जाती है, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलकर 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं, वन ऑफ लोअर एनर्जी, वन ऑफ हायर एनर्जी। लोअर वाले को नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं, हायर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम स्टार के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ऐसे ही होती है जैसे कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स में रूल फॉलो करते हुए होती थी, ऑफबाउ, पॉलीज और हंट्स रूल। फिर ये सारी बातें आपने जो H2 मॉलिक्यूल के अंदर देखी हैं ये सभी आपको ध्यान में रखनी है, तभी हम नाइट्रोजन और कार्बन, ऑक्सीजन, इनके डायग्राम्स जो हैं बना पाएंगे। इनके बॉन्ड ऑर्डर्स और इनसे स्टेबिलिटीज़ ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स का कंपैरिजन वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे स्टूडेंट्स। तब तक के लिए आप ये डेटिव बॉन्ड और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की स्टार्ट जो है इसको अच्छे से करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू।